स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी देहरादून मार्ग के पास बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, युवक गंभीर रूप से घायल। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, गंगा में लगा रहे पुण्य की डुबकी। फिरौती न मिलने पर कार्तिक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मसूरी में भूतसाव की पड़ताल करने पहुंची 3 सदस्यीय भूवैज्ञानिकों की टीम, जल्द जिलाधिकारी को सौंपेंगे रिपोर्ट। मसूरी के लंडोर क्षेत्र में लगातार हो रहे भूतसाव को लेकर एसडीएम मसूरी द्वारा 3 सदस्यीय भूवैज्ञानिकों और संबंधित विभागों के अधिकारी के साथ इस तरह निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा भूतसाव के क्षेत्र और मकानों में आई दरारों का निरीक्षण किया गया। एसडीएम मसूरी सुरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 3 सदस्यीय भूवैज्ञानिकों की टीम भी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और संयुक्त रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी देहरादून को सौंपा जाएगा। लंडौर में अभी हमने जो निरीक्षण किया वो एक जगह में सड़क जो धंस रही है उसको देखकर किया, और उसमें हम लोग जो है उसमें जल संस्थान, जल निगम, एमडीडी, नगर पालिका, पुलिस और हम सब लोग रहे हैं, और उसमें जो कारण है उनको देखा जा रहा है। अभी भूवैज्ञानिक भी आए हैं, वो भी देख रहे हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो डीएम साहब को भेजी जाएगी। ये भी जो 2 चीज़ें हैं वहाँ पर, एक तो जो सड़क का धंसना है और सेकेंड है मकान जो है जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, उसको लेकर के हमने ईओ साहब से बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे स्तर से इसमें कार्रवाई की गई है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, उसको लेकर के आप बात करें। तो क्या इनके पुनर्निर्माण के लिए कोई योजना बनाई जाएगी या इनको अनुमति दी जाएगी सर? ये तो उनके व्यक्तिगत मकान है, वो जैसा चाहेंगे वैसे किया जाएगा। तो अगर नहीं मानते हैं तो क्या इसको गिराया भी जा सकता है कि जिस तरीके से आगे कोई भविष्य में गिरासू भवन है, नगर पालिका ने अपने बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया है, उनको उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, हम उनसे बात करेंगे। करीब 1 से 2 दिन पहले बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित अपने घर से लापता हुए 22 वर्षीय कार्तिक नामक युवक का रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दादूपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता के रॉयल गेस्ट हाउस से शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला अपहरण का सामने आया है। युवक के परिजनों द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई थी कि फोन के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। ये कार्तिक कुमार है, करीब 22 साल की है। ये कल अपने घर नहीं पहुंचे थे और इनकी मदर द्वारा जो आज प्रातः 10:30-11 बजे बहादुराबाद थाने में गुमशुदगी लिखाई गई थी, और इसी दौरान गुमशुदगी के लिए जो हमारी टीम तलाश में फोटोग्राफ वगैरह के आधार पर जांच कर रही थी, तो दोपहर में उनकी माताजी द्वारा बताया गया कि कार्तिक के फ़ोन से एक फ़ोन आया जिसमें उसको फिरौती की मांग की गई, 70 लाख के करीब बात बताई गई, जिस पर तत्काल हमारी टीमें मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी टीमें लगाई गई थी, और इसमें अभी जानकारी करने पर डेड बॉडी मिली है जो संभवतः कार्तिक की है, जिसकी पहचान की गई है। इसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया पूरा मामला जो है अपहरण का था, जिसको फिरौती के लिए अपहरण किया गया था, और इसमें कुछ संदिग्धों से हमारी पूछताछ भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इसमें शामिल रहेंगे जल्दी से जल्द उसको गिरफ्तार किया। सर, जैसे जहाँ पे पॉइंट पे मिला है अभी शव, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या किसी तरह का कोई अभी एक्यूज मिला है सर? किस तरह का? देखिए, मैंने क्या चूँकि गुमशुदगी में मामला दर्ज था, दोपहर बाद ही ये चीज़ें आ पाई जब बताया गया कि ऐसी कॉल आई है। तो चूँकि ये एक अपराध ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं इसका अपहरण किया गया, अपहरण के बाद इसकी हत्या की गई और ये फिरौती के लिए की गई, चूँकि कॉल भी आई थी। तो मामले में तह तक हमारी टीमें लगी हुई हैं, कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी इसमें जो है जो भी सच्चाई थी, किन कारणों से हुआ था, अन्य कोई और कारण भी थे कि नहीं थे, और किस तरह इस सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया, इस सभी पर जानकारी की जा रही है। मुझे लगता है कि जो हमारे संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में चीज़ें साफ हो गया। सर, जैसे हत्या की गई बॉडी मतलब किस तरीके से, किस हालत में मिली है सर? क्या बॉडी को एक बोरे में अभी जो अभी प्रथम दृष्टया हमने बाहर से देखा, क्योंकि फोरेंसिक टीम आने वाली है, तो उसको बोरे में डाल रखा है। बाकी जो फोरेंसिक टीम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या किस तरह से की गई है और क्या बॉडी की क्या कंडीशन है। किच्छा के दराऊ स्थित मक्के के गोदाम के बाहर लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान ट्रक चालक मामूली रूप से झुलस गया। गाड़ी मेरी रुद्रपुर स्टेशन से माल लेके आई थी यहाँ गोदाम पे। रिद्धि सिद्धि रॉकेट, रिद्धि सिद्धि का माल है ये गोडाउन पे। ड्राइवर खड़ी करके गाड़ी यहाँ बैठा हुआ था। अचानक ही कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें एकदम आग पकड़ गई। ड्राइवर ने भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया उसमें, और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए मेरा नुकसान है इसमें। ड्राइवर को गया, मैं मेरा स्टाफ गया लेके, उसे भी हल्की बहुत सिर पे जल गया था, उसे लेके गए मैं।
खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा कोतवाली के अंतर्गत यूपी उत्तराखंड के सीमा पर स्थित 17 पुलिस चौकी क्षेत्र नौसर गांव के एक पीड़ित पक्ष ने जमीनी विवाद में चौकी प्रभारी पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी परिसर में धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं धरने पर बैठे आक्रोशित पीड़ित पक्ष, ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों ने चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने, पीड़ित पक्ष से थाने में बंद बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़ने और पीड़ित पक्ष के साथ न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में सूचना पर ग्राम नौसर निवासी हलीम मोहम्मद के घर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां पीड़ित पक्ष और पुलिस में जमकर विवाद हो गया। वहीं पुलिस पीड़ित पक्ष से पीर मोहम्मद को जबरदस्ती थाने ले आई। पुलिस वाले हमारे घर में घुसे, 2 लोग ऐसे मुंह कर बांध के, हमें समझ में नहीं आया कि ये कौन है। आए और मेरे पापा को एक ने यहाँ से दाढ़ी से ऐसे पकड़े और एक कॉलर से पकड़ के खींच के ले जाने लगे। मैं पूछी कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग, हैं कौन? तो फिर उनका मुंह खुल गया तो हमें समझ में आया कि ये पुलिस वाले हैं, पुलिस किसे आए हुए हैं। फिर उन्होंने संदीप पुलगवाल मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे ऐसे धक्का दे दिया। उसके बाद से फिर मैं आई, मैं बोली किस जुर्म में आप लेके जा रहे हैं, मेरे पापा का जुर्म क्या है ये बता दीजिए, आप ऐसे किसी के घर में घुस के नहीं ले जा सकते। बोल रहे हैं कि पुलिस चौकी में ले जाके बताऊंगा, यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा। और वो पूरा ड्रिंक किए हुए थे और ऐसे वो फिर मारा पीटी भी ऐसे कर रहे थे जैसे लग रहा है वो अपना गुस्सा निकाल रहे पुलिस वाले नहीं। फिर मैं दोबारा से उठी और उनको मतलब पकड़ने की कोशिश की अपने पापा को, तो संदीप पुलगवाल मुझे लात से मारे, पेट में भी चोट लगा, यहाँ भी। उसके बाद उन्होंने दोनों हाथ से मेरे ऐसे बाल पकड़ के खींचे, उसके बाद से यहाँ से भी पकड़ के फेंक दिया। उसके बाद से फिर जब मैं उनके हाथ पकड़ ली तो उन्होंने पूरा मेरा हाथ मोड़ दिया। उसके बाद से बोले कि जो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, हटो। मैं कही कि नहीं ले जाने दूंगी, आप किस जुर्म में लेके जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर कानून है तो इन पे कार्रवाई हो और इनकी वर्दी उतार ली जाए। ये अब तो वर्दी की बेइज्जती कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम सहाना है और इन्होंने मारा तो मारा, मारने के साथ साथ में गंदी गंदी गालियां भी दी हैं, जिसको मैं बोल नहीं पा रही हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रेस के साथियों का, जो प्रमुखता से आप इस खबर को उठा रहे हैं। और साथ ही सोशल मीडिया पर जो हम लोगों ने देखा, एक वीडियो काफ़ी देर से वायरल हो रहा था, जिसमें साफ साफ चौकी इंचार्ज 17 मिल जो है एक बुजुर्ग को जो है घसीटते हुए पीटते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। बाकी जब जानकारी ली तो लोग कह रहे हैं, जैसे बता रही है कि पुलिस ये जो है कि ज़मीन का मामला था। मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस को भाई ज़मीन का मामला था तो आपका क्या काम था? आपका काम है शांति व्यवस्थाओं को बनाना। पुलिस का काम है जो है मित्र धर्म को, मित्र पुलिस कहा जाता है, मित्र धर्म को निभाना, आपसी सामंजस्य बनाना, ना कि किसी के घर में जाके मारपीट करना। यदि राजस्व का मामला था, भाई आप घर पे क्यों गए, किस देश से आप घर गए, कौन सा नोटिस मिला था जिसके आधार पर गए? अगर नोटिस के आधार पर भी गए, हम कहते चलो, आप कहते कि नोटिस मिला या नहीं मिला, नोटिस के आधार पर भी गए तो किसी को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार में साफ साफ किया गया है, किसी को पीटने का अधिकार नहीं है। इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ जो कई मामले, ये पहला मामला नहीं है, कई मामले जो है आ चुके हैं, जिसकी शिकायत कप्तान साहब तक जा चुकी है, उच्च अधिकारियों तक पहले भी जा चुकी है। कम से कम 9 से 10 मामले ऐसे हैं जिन्हें जो साफ तौर पे दिख रहे हैं कि बेमतलब का लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। भाई पुलिस क्या है, भूमाफियागिरी अब पुलिस कराएगी? भूमाफियाओं के साथ मिलकर क्या पुलिस ने इस काम को करना चाहिए? मैं आप पत्रकारों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उच्च अधिकारियों से कि भाई कहाँ की किस कानून में लिखा है कि जो है बिना नोटिस के आप किसी के घर पे जाकर पीटेंगे? दूसरा, जब घर की महिलाएं जब आती हैं बीच में तो महिलाओं को पुलिस के द्वारा पीटा जाता है। भाई आप अगर घर में घुसी तो महिला कांस्टेबल आपके साथ में होनी चाहिए, कोई महिला अधिकारी आपके साथ में होना चाहिए, लेकिन आप किस देश से गए? सुबह भी आप बुला सकते थे, रात को किसी के घर जाना क्या इतनी कौन सी ऐसी बात हो गई थी जिसके लिए? या तो हाँ, कहीं पर ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं जहाँ पर लगता है कि कोई बड़ा विवाद हो सकता है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस, ना कि लाठियाँ भाजने के लिए। यहाँ तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से जो है पीटा जा रहा है, नीचे गिराकर पीटा जा रहा है। और एक बात और सुनने में आ रही थी कि अब पुलिस अपने बचाव में कह रही है कि मेरे फीतों को तो जो है खींचा गया। आप वीडियो में देख लीजिए, पुलिस की वर्दी पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पुलिस का हम सम्मान करते हैं, खाकी का हम सम्मान करते हैं। इस प्रकार से अगर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा रोइए रहेंगे तो पुलिस का सम्मान करना कौन चाहेगा, ये बताइए। क्या कार्रवाई चाहते हैं सर? कार्रवाई हम सीधी सी बात है कि निलंबित किया जाए, चौकी इंचार्ज को तत्काल सस्पेंड किया जाए। अन्यथा अगर इस मामले में ये कोई दलगत राजनीति का मामला नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर अगर हमें जाना पड़ा, अगर हमें पुलिस से उम्मीद तो नहीं है कि कहीं ये मुकदमा दर्ज करेंगे कोतवाल के खिलाफ, ये इनके खिलाफ,
कोतवाल साहब से भी निवेदन है कि इंचार्ज के खिलाफ जो है मुकदमा होना चाहिए, यहाँ 17 मिल जो है इनके खिलाफ होना चाहिए। हमें उम्मीद तो नहीं है कि पुलिस इस मामले को करेगी, लेकिन आज हम सारे अधिकारियों को जो है इसकी कॉपी जो है भेज रहे हैं। सारी प्रतिक्रिया हर अधिकारी को कप्तान साहब तक भी पहुंचा रहे हैं, डीजीपी डीआईजी तक भी पहुंचा रहे हैं। अगर यदि इसमें मुकदमा नहीं, मैं यहाँ से प्रधानपति हूँ हल्दी से। ये चौकी हमारी ग्राम सभा में लगती है, लेकिन यहाँ तो ये आए दिन हर 15 दिन 1 महीने में नए से नया मामला आता है। इनकी बहुत दम्बगी चल रही है, बहुत बदतमीजी से लोगों के साथ पेश आते हैं। हम लोगों ने तो चौकी आना छोड़ दिया, जो भी ग्राम प्रधान है हम लोगों ने चौकी आना छोड़ दिया, क्योंकि ये किसी से सही से बात नहीं करते हैं। और वाहन चेकिंग हो बिना किसी, एक बार बंदा एक्सक्यूज़ कर देता है। इन्होंने कभी आज तक सबको 25,000 के चालान, चलो वो सरकार का जिसका भी है, इतने बड़े बड़े चालान करते हैं ये लोग। और ये देखो ये ट्रक खड़ा है जो इसको यूपी में से पकड़ के ले आए और इसमें खुद मिट्टी इन्होंने भरी है। अगर इसका कोई सबूत दिखा दें, इसका कोई साक्ष्य हो इनके पास कि यहाँ से पकड़ी है, इन्होंने यूपी से आए दिन। अब रात वहाँ कल चलेगा, राजस्व का मामला है। अगर हम लोग वैसे जाए किसी मामले के लिए तो ये कहेंगे तहसीलदार आएगा, एसडीएम आएगा, लेकिन कल क्यों वहाँ पहुँच गए बिना किसी तहरीर के, बिना किसी को कोई वारंट नहीं, कोई वो नहीं। और इतनी बेरहमी से उन बुजुर्ग को गाड़ी में लाद रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी हो, और उनके मुंह से खून निकल गया। ये आए दिन यहाँ पे नई से नई घटना होती रहती है, और इंचार्ज साहब के द्वारा होती है बहुत ही। एक बार हम पहले भी पूर्व में भी सब ग्राम प्रधान लोग इकट्ठे होके गए थे, तब भी इनको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया था। तो इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। आए दिन यहाँ पे नए से नए मुकदमे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये यहाँ से इनको हटाया जाए, और आज इनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए या हटा दिया जाए, और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। अब यहाँ पे चौकी से चंद दूर 2 किलोमीटर पे पोलीगंज पड़ता है और बंदवा गाँव, वहाँ स्मैक का आए दिन इस समय बहुत खुला चल रहा है। उनको वो चीज़ नहीं दिख रही है चौकी इंचार्ज साहब को। इनको बस लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं और अपने दलाली चल रही है, पैसे बनाने चल रहे हैं। मान पूरा खुले स्मैक का कारोबार चल रहा है, उसकी तरफ इनका बिल्कुल ध्यान। ये कल का मामला है, नौशर गांव है, चौकी 17 में क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे ज़मीन को डिस्प्यूट को लेकर चौकी प्रभारी को कॉल आई थी, जिस पर वो वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पे दूसरे पक्ष को उन्होंने बुलाने के लिए शिकायत दी गई, तो वो वहीं पे गए। तो उसके बाद उन्होंने डिस्प्यूट हो गया क्योंकि जब 2-3 बार सिपाही के भेजने पर भी नहीं आई, तो फिर चौकी प्रभारी तो स्वयं वहाँ पे गए। तो उसके बाद फिर उनमें आपस में खींचतान हुई, और चौकी प्रभारी की जो है उसके अनुसार की जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा उन पर अटैक कर दिया गया, और उनके जो स्टाफ है वो कर दिए गए। सर उधर से इसमें अभी अगर वो देंगे उसमें लिखित रूप में इंक्वायरी कर लेंगे। धरना दिया गया था पीड़ित परिवार द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधि प्रधान थे, तो भाजपा के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। उनकी मांग है सर चौकी इंचार्ज का भी है, पब्लिक के प्रति है, समाज के प्रति अच्छा। तो जो भी अगर उनकी ऐसी शिकायतें हैं उनको जांच की जाएगी, उसके बाद ही खुद को ट्रैवल एजेंट बताकर वाहन स्वामियों में गाड़ी ठेके पर लेकर उन गाड़ियों को अन्य व्यक्तियों के पास गिरवी रखकर धोखा करने वाले को सिडकुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैवल एजेंसी में लगाने के लिए वाहन स्वामियों से ठेके पर गाड़ियां लेता था, उन्हीं गाड़ियों को अन्य के पास गिरवी रखता था। अभियुक्त गोजो ऐप और कैब बाजार ऐप से वाहनों की बुकिंग लेकर एडवांस रुपए लेकर धोखाधड़ी करता था। एसएसपी हरिद्वार द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को अशोकनगर नई दिल्ली से दबोचा गया। द्वारा अन्य किसी को गिरवी रख दी गई, अन्य किसी के पास गिरवी रख दी गई, जिसको ब्लॉक में स्वयं पैसा प्राप्त करा। कितने वाहन थे मैडम टोटल, लोग कहाँ पे गए? अभी तक प्राप्त सूचना में 5 वाहन ऐसे थे जो व्यक्ति द्वारा ट्रैवल एजेंसी के नाम पर ठेके पर लिए गए थे। इन वाहनों को उसके द्वारा अन्य किसी को गिरवी रखकर स्वयं पैसा। मैडम किस बेसिस के ऊपर गिरवी रखा गया था कि वाहन उसके नाम नहीं थे, तो कैसे पैसा लिया गया था? क्योंकि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त वाहनों को एक ट्रैवल एजेंसी के नाम से क्रय किए गए थे ठेके पे, उस वाहन उस सेल डीड को रख करके उसके द्वारा अन्य लोगों को गिरवी रखा। कितने लोग थे? अन्य राज्य लोगों का नाम आ रहा है इसमें? हाँ, अन्य राज्य के भी वाहन थे, क्योंकि सारे वाहन यहाँ चल रहे थे, तो वाहनों की जो ठेका पर खरीदी हुई वो यहीं से थी। कितने लोगों का नाम सामने आ रहा है? अभी
तक एक ही अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अन्य जानकारी की जा रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विगत 8 जनवरी को आयोजित पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के मामले में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और लोक सेवा आयोग और प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिमली रोड से कर्णप्रयाग मुख्य बाजार तक जुलूस निकाला। देखिए, जो लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जब से धामी सरकार स्थापित हुई है प्रदेश के अंदर लगातार भर्ती मामलों में जो है घोटाले सामने निकल कर आ रहे हैं और जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रत्येक ब्लॉक और नगर मुख्यालयों में हम लोगों ने धामी सरकार का जो हाल ही में जो पटवारी भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर के आज हमने प्रदेश सरकार का और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पुतला दहन किया है। अब देखिए, जो है इससे पहले जो है SC का भर्ती परीक्षा का मामला हुआ, उत्तराखंड सरकार की कोई भी संस्था विश्वसनीय नहीं रह गई है। इससे पहले जो है संयुक्त राज्य सेवा आयोग इसको नाकाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक के मामले आए। उत्तराखंड लोक सेवा एक ट्रस्टेड संस्थान है, उसके बावजूद आज ये देखने को मिला है कि पटवारी भर्ती परीक्षा भी इसमें संदिग्ध के घेरे में आ गई है। तो कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये इशू है और लगातार धामी सरकार इस मामले में फेल। जो युवा बेरोजगार की संख्या इस वक्त काफ़ी हमारे उत्तराखंड राज्य में काफ़ी बढ़ चुकी है और इस प्रकार सरकार हर एक भर्ती के पेपर लीक कर रही है। पेपर होने से पहले ही मतलब पेपर लीक हो जा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राएँ काफ़ी परेशान हैं। जो युवा बेरोजगार हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं और हम सब भी इस सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि आगे से ये पेपर जल्द से जल्द हो और आगे जो भी भर्तियाँ करवाई गई हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, इसकी भी CBI जांच और पटवारी की भी CBI जांच हम सरकार से मांग रहे हैं। कुमाऊं की काशी कहे जाने वाले बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी कौतिक को लेकर प्रशासन की तैयारियां दुरुस्त हैं। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए बताया कि 2 वर्ष बाद हो रहे इस ऐतिहासिक कौतिक को भव्य रूप देने के लिए नगर पालिका और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बेहतर प्रयास किया है। मैं सबसे पहले तो मकर संक्रांति के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, सभी बागेश्वर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। और मेरा उनको अपील ये रहेगी कि आप मेले में आनंद उठाइए। मेले की जो धार्मिक महत्ता है, उसमें स्नान करके जो आपको पुण्य अर्जित करना है वो करिए, बाबा बागनाथ जी के दर्शन करिए और शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस नगरी में आइए। और यहाँ के लोगों का, जो भी हमारे जितने व्यापारी बाहर से आते हैं और जितने भी हमारे चाहे भोटिया जो पड़ाव लगता है या फिर बाहर के जो छोटे छोटे व्यापारी संजीव वाले हैं, दूसरे हैं अन्य, तो उन सभी ये एक आस से आते हैं कि यहाँ पर लोग आएंगे और उनकी खरीदारी करेंगे और उनसे उनका एक बिक्री होगी। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि सब लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेले में आइए और मेले का आनंद उठाइए, क्योंकि इस बार हम मेले को बहुत भव्य आयोजन कर रहे हैं और ये हमारा नगरी जो है बहुत शानदार तरीके से सजा हुआ है। जैसा आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से पेंटिंग हुई है, लाइटिंग हुई है और जो इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी बहुत भव्य होने जा रहे हैं। तो लोग यहाँ पर आए और आनंद लें। जिला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन ने बहुत तैयारी की है और एक बात ये मैं बहुत हर्ष की बात है कि क्योंकि जिला प्रशासन ने इस बार बहुत ज़्यादा बजट खर्च नहीं किया है। बिना खर्च किए ही हम लोग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो प्रायोजित करा पा रहे हैं। अगर हम मेगा स्टार नाइट की भी बात करें, जिसमें रस्सी गिल और बब्बल राय परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी उनको भी जिला प्रशासन ने कोई बजट नहीं दिया है। उनको बाहर की जो कंपनीज़ हैं या बाहर के जो कॉलेजेस हैं या बाहर के जो लोग हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया है और जो स्पॉन्सरशिप ली है वो यहीं के बच्चों ने, विजय टम्टा वी वायरस आर्ट स्टूडियो ने उठाई है, तो वो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। तो वो उन्होंने बाकी के कलाकारों को भी प्रयास किया है लाने का, जुबिन नौटियाल, हंसराज और चाहे हमारे पवनदीप राजन, बट उनकी डेट्स की वजह से या बजट की वजह से वो लोग नहीं ले पाए। लास्ट मोमेंट पर उनको जो भी जिसके साथ डील फाइनल हो पाई उन्होंने किया है और जिला प्रशासन ने उसको स्वीकृति दी है। तो एक पहली बार कोई मेगा स्टार नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का के बागेश्वर में परफॉर्म करेगा, तो ये एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। दूसरा, इस बार पहली बार लेजर शो आयोजित कर रहे हैं जिसमें बागेश्वर का इतिहास, बागनाथ का इतिहास, शिव तांडव,
हमारी सरयू आरती, ये सब उसमें दिखाई जाएंगी। और हम महादीपदान एक दीपोत्सव कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे दिए एक साथ जलाए जाएंगे और सरयू आरती होगी। वो आरती जो हर की पौड़ी गंगा की आरती होती है उसकी तर्ज पर हमने करने का प्रयास किया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बाहर उत्तरायणी कौथिग का आगाज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 14 जनवरी से शुरू हो गया है। वहीं ऐतिहासिक कौथिग को भव्य बनाने और यातायात को सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा भी कमर कस ली गई है। बागेश्वर में ट्रैफिक की कमान संभाल रहे सीओ अंकित कंडारी ने संपूर्ण यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। जैसे कि आपको पता है 14 तारीख से हमारा उत्तरायणी मेला स्टार्ट होने वाला है और ये 2 साल बाद हमारा उत्तरायणी मेला हो रहा है, तो इससे काफ़ी संख्या में भीड़ आने की संभावना है। और इसमें कल्चर प्रोग्राम्स भी हैं, तो इससे बाहर से भी काफ़ी लोग आएंगे। तो इसके अंतर्गत हमने जो रूट प्लान बनाया है वो बेसिकली यह है कि हमारे पास जो मुख्य सड़कें हैं 5 सड़कें हैं, तो और 5 सड़कें हमारी बाईपास से कनेक्टेड है। तो हम मेन यही है कि हमारे जो मुख्य शहर है हमारा, वहाँ अंदर कोई भी भारी वाहन या फिर टैक्सी वगैरह प्रवेश नहीं करेंगी और ये बाईपास का ही प्रयोग करेंगी। जैसे कि पहली सड़क है गरुड़ से अगर किसी को कपकोट कांडा जाना हो तो वो आरे बाईपास यूज़ करेगा और वहाँ से अपने स्थानों पे जाएगा। ऐसे अल्मोड़ा के लिए वो गिरे चीना रोड होते हुए उस बाईपास से आ जाएगा। इसी प्रकार जो कपकोट से आने वाले हैं, कपकोट से आने वाला व्यक्ति जिसे गरुड़ जाना हो वो आरे बाईपास यूज़ करते हुए गरुड़ रोड पे आ जाएगा और जिसे अल्मोड़ा या फिर कांडा पिथौरागढ़ जाना होगा वह व्यक्ति मंडल सेरा पुल का प्रयोग करके उससे बाईपास का यूज़ करेगा। इसी प्रकार जो कांडा से आ रहे हैं उन्हें अगर कपकोट या गरुड़ जाना होगा वो भागीरथी तिराहे से बाईपास लेंगे और अपने निर्धारित स्थानों की ओर जाएंगे। और अगर उन्हें अल्मोड़ा की ओर आना होगा तो चंडिका मंदिर मार्ग को पकड़ के अल्मोड़ा रोड पर कनेक्ट हो जाएंगे। और अल्मोड़ा से आने वाले लोग ये बिलौना पुल का प्रयोग करेंगे या फिर विकास भवन पुल का प्रयोग करते हुए चंडिका मार्ग में जाते हुए वहाँ से बाईपास लेके कांडा कपकोट की ओर चले जाएंगे। इसी प्रकार हमने पार्किंग की व्यवस्थाओं के लिए डिग्री कॉलेज पार्किंग को चिन्हित किया है कि जहां कपकोट और कांडा से आने वाली गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। इसी प्रकार गरुड़ से आने वाले और अल्मोड़ा से आने वाले लोग जो भी चौड़ी सड़क होगी बैरियर से पीछे जो हमारे बैरियर लगे हैं उनके पीछे पार्क कर सकते हैं। 2 व्हीलर्स के लिए जो निर्धारित स्थान है वो है जो केमू स्टैंड पार्किंग है वहाँ पे, भरारी स्टैंड पे और जो कांडा रोड पे मीट मार्केट के सामने पार्किंग है वहाँ पे, और हमारा जो गोमती पुल के पास जो 2 पार्किंग है वहाँ पे हमारी 2 व्हीलर पार्किंग रहेंगी। इसी प्रकार जो हमारे हाइडल तिराहे के पास टैक्सी स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे हमारे द्वारा अल्मोड़ा से आने वाली टैक्सी बाइक्स वगैरह पे पार्किंग की जाएगी। और तो मेरा उम्मीद है कि सभी बागेश्वर वासी जो भी बाहर से मेला आएंगे वो रूट प्लान का प्रयोग करेंगे, जिससे न सिर्फ पुलिस प्रशासन को मदद मिलेगी यातायात और भीड़ नियंत्रण में, बल्कि जो लोग मेला देखने आए हैं वो भी आसानी से मेला को एंजॉय कर सकेंगे। देवभूमि ब्राह्मण महासभा उत्तरकाशी के तत्वाधान में हनुमान मंदिर उत्तरकाशी में तृतीय दिवस समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व चारधाम परिषद के अध्यक्ष सूरत राम नौटियाल, पूर्व अध्यक्ष चारधाम विकास परिषद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज का विषय पंचभूत संस्कार और क्रांति निर्णय लिया गया। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही बनाई जाएगी। यहाँ उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत हनुमान मंदिर में त्रिदिवसीय ज्योतिष और कर्मकांड सम्मेलन रखा गया और सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके तिथि, व्रत, पर्व, संक्रांति में कोई भेद ना हो, सभी का एक निर्णय हो, सभी एक मत हो और समाज में भ्रांतियाँ ना फैले। इस चीज़ के लिए यहाँ पर यह त्रिदिवसीय ज्योतिष और कर्मकांड का सम्मेलन यहाँ पर रखा गया। ये ब्राह्मण सम्मेलन इस बात पर हो रहा है कि कभी कभी पंचांग में विसंगतियाँ हो जाती हैं। संक्रांत 2 हो जाती है, पूर्णमासी 2 हो जाती है, एकादशी 2 हो जाती है और शादियों के दिन अलग अलग होते हैं। इन सब विद्वानों ने और सब यहाँ उत्तरकाशी की धरती बहुत विद्वानों से लबालब भरी है। इन सब ने ये तय कर दिया, ये ब्राह्मण समाज कोई ब्राह्मणों की सभा नहीं है, ये ब्राह्मण समाज की इसलिए सम्मेलन है कि हमारी जो विसंगतियाँ हैं तिथियों में, जो अलग अलग भिन्नता है उसको एका कैसे किया जाए और पंचांग में जो विकृतियाँ हैं अलग अलग उसको ठीक कैसे किया जाए, उसका अनुपांग इन सब लोगों ने किया। और आज यहाँ पर सभी शास्त्री आचार्य ज्योतिषाचार्य हैं, इस बात का मंथन कर रहे हैं कि हम क्यों न उत्तरकाशी का एक पंचांग बनाए जिसमें सहमति के आधार पर ये होगा कि अगर 14 तारीख को संक्रांति है तो 14 को होगी, अगर 16 को पूर्णमासी है तो 16 को होगी और 10 को एकादशी है तो 10 को होगी। इन सब बिंदुओं पर ये चर्चा कर रहे हैं और जो भी निष्कर्ष होगा ये सारे लोग विद्वान लोग बैठे एक्सपर्ट है विषय के,
सबके बारे में जो भी तय होगा कि इसके बाद क्या होगा, तो इसी विषय को लेकर के उत्तरकाशी के किसानों ने के मन में एक टीस थी कि अलग अलग बिंदुओं पर लोग पूछते हैं, जजमान नाराज होते हैं, एक पंडित जी एक दिन कर रहा, दूसरा दूसरे दिन, तो उन सब बिंदुओं के निराकरण करने के लिए एक सम्मेलन है, अथवा कोई दूसरा उसका अर्थ न समझे, केवल यही है कि जो अलग भिन्नताएँ हैं उसको हम एका करें, और ताकि एकादशी एक हो और संक्रांत एक हो, पूर्णमासी एक हो, जिसको एक पंडित कहें उसको 100 पंडित कहें, तो यही इसका एक सम्मिश्रण और यही इसका एक सांगोपांग और यही इसका सम्मेलन का एक भाग। उत्तरकाशी में तिथियों में भ्रांतियाँ, संक्रांतियों में भ्रांतियाँ, व्रत पर्व त्योहारों में भ्रांतियाँ, इसका निराकरण करने के लिए उत्तरकाशी ब्राह्मण समाज ने इस ब्राह्मण सभा की बहुत बड़ी आवश्यकता समझी और इस समाज से इस भ्रांति को दूर करने के लिए इसमें शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अध्ययन करके इसमें निर्णय लिया गया कि ताकि एकादशी सबकी स्मार्त एकादशी एक हो, वैष्णव एकादशी एक हो, पूर्णमासी के व्रत किस आधार पर हो, संक्रांति किस आधार पर हो, इसमें व्रतों, पर्वों और त्योहारों और तर्पण, पिंडदान आदि आदि प्रक्रियाओं पर इसमें 3 दिन तक ये सम्मेलन चला। इस पर तर्क और समाधान हुए, प्रश्न और उत्तर हुए, जिसके अनुसार आज के निष्कर्ष में इसका निर्णय लिया जाना है और उसका रिजल्ट सामने आएगा, परिणाम सामने आएगा। उसी के अनुसार यहाँ की जो परिस्थितियाँ व्रत पर्व त्योहारों के संबंध में है, उसका निर्णयात्मक जो आधार है उसको आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इसी आशा के साथ। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।